बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाली थियरी डिस्कस करेंगे। बच्चों वो थियरी डिस्कस करेंगे जो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है। एक तो वार्नर थियरी थी जो हमने पढ़ा था बच्चों। वार्नर ने रीजन दिया था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनाते हैं मेटल। ये थियरीज बताएंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है। तो जो थियरी हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों आज की क्लास में वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, ये इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, पहले वो एनालिस्ट कर दूंगा फिर मैं डिस्कस करूंगा बच्चों एक एक चीज डिटेल में। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों, जो भी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, जो भी सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इट शुड ऑलवेज कंटेन द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसके पास उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कि कोबाल्ट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो जरूर कोबाल्ट के पास 6 अनपेयर्ड नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, तभी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम या फिर एक सेंट्रल मेटल आयन के अंदर हमेशा उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये पहला पोस्टुलेट हो जाता है। एज पर वीबीटी द सेंट्रल मेटल एटम or ion must have number of empty orbital equal to its coordination number। ठीक है। क्यों चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल बच्चों? उतने ही क्योंकि जो लोन पेयर मिलेंगे उसको रखने के लिए उतने एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, याद रखना। जो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए बच्चों वो एस ऑर्बिटल के हो सकते हैं या फिर पी ऑर्बिटल के हो सकते हैं या फिर डी ऑर्बिटल। तो बच्चों ये जो ऑर्बिटल्स है मेटल के अंदर इनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मेटल का कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है बच्चों, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने से पहले वो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट आ जाती है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज एस पी और डी। एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे बच्चों तो एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक की बात करेंगे। एस पी और डी ऑफ मेटल एटम और आयन मस्ट हाइब्रिडाइज टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने से पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ के हो सकते हैं? एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है या फिर डी ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? ओवरलैपिंग will take place between empty hybrid orbitals of metal and filled orbital of ligand। बच्चों जो लाइगेंड होते हैं उनके अंदर एक फील्ड ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर लोन पेयर है। फील्ड
lone pair containing orbital, lone pair containing orbital of ligand. तो जो ligand का filled lone pair containing orbital है बच्चों, जब मेटल के एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सो एज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? थर्ड पोस्टुलेट समझ में आ गया सभी को? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों कि एक एटम के अंदर उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। दूसरा क्या बोलता है बच्चों, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बच्चों, तभी ओवरलैपिंग होंगे। एक बार हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल बन गया तो लाइगेंड के फील्ड लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? सो फार सो गुड। क्लियर है बच्चों सब कुछ अब तक? यस बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है बच्चों कि अगर डी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के है, मतलब n-1 डी ऑर्बिटल है बच्चों, मतलब अल्टीमेट डी ऑर्बिटल है बच्चों। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों, और इनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये वाला भी पॉइंट। तो डी ऑर्बिटल्स involved in hybridization may be -n-1d और nd। लास्ट ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में। एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो लास्ट वाले ऑर्बिट में भी होगा, इसमें भी होगा, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में भी होगा। जो n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो n-1 डी मतलब सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, ये जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चे हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन कम होंगे। डी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और आउटर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चों उसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चों कि अगर तुम लोग का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है बच्चों तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बताएगा बच्चों कितना स्ट्रॉन्ग तुम लोग का बॉन्ड है। मोर द ओवरलैपिंग, more the extent of overlapping, between filled orbital of ligand and empty orbital of metal, stronger the coordination bond, coordinate bond। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? ये याद रखना है बच्चों। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, देखो जो लाइगेंड्स होते हैं, लाइगेंड दो तरह के होते हैं बच्चों। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand causes spin pairing
of electrons and thereby forms, just a minute, आवाज आ रही है मेरी बच्चों सभी को? इनर लो स्पिन वापस से, एक सेकेंड रुक जाओ, फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो क्या होता है बच्चों, इनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? देखो इनर कॉम्प्लेक्स तब बोलोगे तुम लोग जब तुम्हारा, ओके ओके, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। मैं बता रहा था कि बच्चों जब कभी भी तुम्हारा डी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पार्टिसिपेट करेगा तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेटल है जिसमें लास्ट ऑर्बिट जो है बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का ही अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा था, तो फोर्थ ऑर्बिट में ही बच्चों फोर्थ ऑर्बिट का ही डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। लेकिन एक मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल सिर्फ 4 ऑर्बिट तक के हुए हैं लेकिन पार्टिसिपेट 3D वाला कर रहा है कि n-1d वाला, बच्चों उसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अक्सर इनर कॉम्प्लेक्स एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लो स्पिन मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम होते हैं, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है इसके लिए स्पिनिंग ज्यादा नहीं हो पाती इलेक्ट्रॉन। और आउटर कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखोगे तुम लोग, अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और इसी कारण वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया चित्रा? आउटर स्पिन और आउटर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड क्या करते हैं बच्चों, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करा देते हैं। याद रखना बच्चों, ये स्पिन पेयरिंग का फिनोमेना जो होता है सिर्फ C4 से लेके C8 में, सी बोल रहा हूँ मैं, D4 से लेके D8 में ऑब्जर्व होता है। मतलब स्पिन पेयरिंग तभी होगा जब कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा या फिर D8 होगा। Just give me a minute. क्लियर होगी बात बच्चों? स्पिन पेयरिंग तभी होगा जब D4 से लेके D8 होगा तो जाके स्पिन पेयरिंग होती है। अगर D3 है और एक स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड D3 में स्पिन पेयरिंग नहीं करा सकता। जैसे बच्चों D9 है, स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा सकता। क्या होती है स्पिन पेयरिंग? थोड़ी देर बाद एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं बच्चों। अभी फिलहाल पोस्टुलेट्स पे ध्यान देते हैं। क्लियर होगी बात बच्चों सभी को? कुछ भी डाउट यहाँ तक का अभी तक? चलो 7th पोस्टुलेट पे आते हैं बच्चों। ठीक है, तो 7th पोस्टुलेट क्या बोलता है बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों क्या लगता है वो मैग्नेटिक होगा कि नॉन मैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? क्या लगता है? बोलो, पढ़ा है ना हमने डी ब्लॉक में। इट इज पैरामैग्नेटिक। बोलो बच्चों, ऐसे बोलोगे तो फटाफट होगा ना अपना ये। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो पता है बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता है, बोलते नहीं है, क्या होता है किस वजह से। ठीक है, तो if the complex contains unpaired electron it is paramagnetic in nature. If it does not contain any unpaired electron it will be diamagnetic. ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है बच्चों। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है
n into n plus 1 n plus 2 into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ये तो हो गया इनके इसके बारे में। लास्ट पॉस्टुलेट आते हैं बच्चों, ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड depends upon hybridization, hybridization, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी पता होना चाहिए बच्चों। बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी बताओ। यस कम ऑन, ये सब चीज तो पता होनी चाहिए। लीनियर, लीनियर होगी, बिल्कुल सही। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो क्या ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी बच्चों। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो क्या ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल होगी, अपने को पता है। अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो रहा है या फिर sp2d, दोनों में से कोई भी बोल लो, एक ही बात है, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? यस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेटा, स्क्वायर प्लेनर होती है, याद रखना है ये चीज, ज्योमेट्री याद होनी चाहिए। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। वैसे ही अगर dsp3 हो रहा है, dsp3 मतलब कितने एम्प्टी ऑर्बिटल में यूज कर रहा हूँ? एक d का, एक s का और 3 p का। मुझे याद आ रहा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था, अगर 5 लाइगेंड लग रहे हैं, 2 पॉसिबल ज्योमेट्री होती है। अगर तुम लोग का dsp3 होगा बच्चों, मतलब अंदर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर वाले s और p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री जो होती है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब sp3d हो रहा है, उस टाइम पे ज्योमेट्री जो होती है बच्चों स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? और लास्टली बच्चों, d2sp3 या फिर sp3d2 होता है, वो ज्योमेट्री की रहेगी ऑक्टाहेड्रल। ये सारा याद होना चाहिए, सभी जेई के बच्चे जो हैं उनको एकदम क्लियरली याद होना चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक का सारे हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री, और उसी ज्योमेट्री के बेसिस पे बॉन्ड एंगल। चलो आगे बढ़े बच्चों। एप्लीकेशन देखें, यूज करके देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आज इसी की प्रैक्टिस होगी बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो बच्चों, अप्लाई करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों हम लोग एक सिंपल सा मॉलिक्यूल पे, निकल टेट्राकार्बोनिल। अच्छा, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है बच्चों, ये कहां से पता चलता है अपने को? ये पता चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर भी याद हो जाना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है लाइगेंड बच्चों, कैसे पता करेंगे हम लोग? ये सीरीज याद रखना है, कुछ भी निमोनिक्स बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन याद रखना है तुम लोग। आयोडाइड सबसे वीक फील्ड लाइगेंड है बच्चों, कहा जाता है ब्रोमाइड, कहा जाता है थायोसाइनेट, कहा जाता है क्लोराइड, कहा जाता है फ्लोराइड। ये एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा के बेसिस पे कलेक्ट हुआ डेटा है बच्चों, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है तुम लोग। थ्योरेटिकली तुम लोग नहीं बता सकते वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, याद रखना पड़ेगा तुम लोग। क्या जाता है बच्चों? यूरिया,
आ जाता है अल्कोहल, जैसे इथेनॉल, C2H5OH लिख देता हूं मैं। फिर आ जाते हैं बच्चों ऑक्सैलेट, ठीक है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सैलेट, ये सब बॉर्डर लाइन होते हैं, मतलब ना तो ज्यादा वीक ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से बच्चों वाटर आ जाता है, CS आ जाता है बच्चों। एक यहाँ पे चीज है, CN होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन NCS रहा तो ये थोड़ा, SCN हुआ तो ये वीक फील्ड है, NCS हुआ तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड मानते हैं हम लोग। EDTA जो है बच्चों वाटर तक, वाटर को तुम लोग बॉर्डर लाइन समझ लो, वाटर जो होता है वो बीच में होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, एकदम ज्यादा वीक भी नहीं होता है। इसके बाद बच्चों इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, EDTA कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों, डेंसिटी के बेसिस पे बताओ। हमने पढ़ा था ना, मोनोडेंटेड, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कौन से टाइप का है EDTA, कौन सा है? यस, लोगे, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है तुम लोग की। EDTA कौन से टाइप का लाइगेंड है? नहीं राहुल, पढ़ाई कभी करोगे तुम लोग? सिर्फ चैप्टर्स खत्म होने से मतलब नहीं है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। तो EDTA एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है, अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं एक बार वापस से। सभी बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, दिख रहा है? जो रेड में एटम्स है बच्चों, सारे लाइगेंड जैसा एक्ट कर सकते हैं। 6 लाइगेंड यहाँ पे, आई मीन 6 डोनर एटम है, तो हेक्साडेंटेट लाइगेंड हो जाता है। यस, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड है बच्चों। अब जरा हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। निकल टेट्रा कार्बोनिल का एग्जांपल ले रहा था मैं। CEO को कार्बोनिल बोलते हैं बच्चों, लाइगेंड है। और कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, देखो बताओ जरा सीरीज में। यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, राइट। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करने से पहले हमने को कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली चीज तो तुम लोग मेटल देखो, मेटल कौन सा है, निकल, और उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट निकल का 28 होता है। उसका उस स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेंगे। Ar3D8 4s2 होगा। तो यहाँ पे निकल का नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बता सकता है कोई मुझे? CO कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल?
पढ़ा है ना ये सब हमने, लाइगेंड के टाइप्स वगैरह। सर CO न्यूट्रल है। नहीं राहुल, राहुल ने मेरे को गलत आंसर दिया। कौन से टाइप का लाइगेंड है? CO। तो सारी कुछ कराई हुई चीजें हैं। तो CO कहाँ पे आ रहा है बच्चों? अनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल, किसमें आ रहा है CO? तो न्यूट्रल। न्यूट्रल टाइप का लाइगेंड है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, राइट। सॉल्व करके बताओ मेरे को, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? कितना है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। +2 कैसे हो गया बेटा? ये तो 0 है, ये तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो निकल पे कुछ चार्ज होगा क्या? नो सर, सॉरी। नहीं होगा ना, 0 ही है। मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0, तो कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा, मेंटेन 3D8 4s2। तो 3D8 आर्गन से तो कुछ लेना देना नहीं है अपने को, 3D8 और 4s2 से लेना देना है। तो क्या मैं ड्रॉ कर दूं 3D8? ऐसा दिखेगा 3D8। डी ऑर्बिटल समझ लेते हैं बच्चों। डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 सब ऑर्बिटल है डी के, और 4s2 यहाँ पे। तो D8 है, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दूं मैं, फिर डबल कर देता हूँ, और इसमें 4s2 है। ये है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये लाइगेंड के साथ जुड़ा नहीं था। लाइगेंड इसकी तरफ जैसे ही आएंगे बच्चों, कैसे लाइगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, और रिपेल होने की वजह से D4 से लेके D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन पेयरिंग हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इसके साथ स्पिन पेयरिंग करवा देगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पिन पेयरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? स्पिन पेयरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा से कंफर्म किया गया है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करके इलेक्ट्रॉन को जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें अभी भी जगह बाकी है उसके साथ पेयरिंग करा देते हैं बच्चों। क्या मिल जाएगा? नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा निकल 2 इसका? एक हो गया, 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्पिन पेयरिंग होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन लाइगेंड के वजह से अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को छोड़ के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है जिसमें जगह है उसमें एडजस्ट कर रहा है, उस फेनोमेना को बच्चों स्पिन पेयरिंग बोलते हैं। स्पिन पेयरिंग होने की वजह से ये s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। सही बात है बच्चों? सही बात है कि नहीं है? तो देख के बताओ, कॉम्प्लेक्स बताओ इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है निकल का? निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है क्या? 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हैं तो 4 है। हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था बच्चों? जितने एम्प्टी ऑर्बिटल, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए इसके अंदर। तो 3D8 में तो एक भी एम्प्टी नहीं है, 4s में एक है। जो फोर्थ ऑर्बिट में और भी ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ दिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। 4s फोर्थ ऑर्बिट में बच्चों p ऑर्बिटल भी होता है, d ऑर्बिटल भी होता है, और f ऑर्बिटल भी होता है। हमको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उनको यूज करेंगे। 4s के एक ऑर्बिटल है बच्चों, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। एक तो s से आ गया, और 3 और कहां से आ जाएंगे बच्चों? 4p से। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहे हैं क्या बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ये आपस में अब हाइब्रिडाइज होंगे। कोई मेरे को बता सकता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे?
एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं। इस कोई बता सकता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? यस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे। क्या मिल जाएगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक चार ऑर्बिटल मिलेंगे ना, 1 2, ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो मेटल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, वो ओवरलैप करेगा लाइगेंड के साथ, और लाइगेंड के साथ जैसे ही ओवरलैप करेगा बच्चों, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे लाइगेंड के जो लोन पेयर है, 4 लाइगेंड है तो 4 लोन पेयर दिए होंगे, वो चारों लोन पेयर ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एक मिनट यार। एक मिनट बच्चों, सिर्फ एक मिनट। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ही 4 कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप आएगा बच्चों, सबके लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप होके ऑक्यूपाई कर लेंगे और बन जाएगा तुम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चन बच्चों, मेरे को कोई बता सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इस कॉम्प्लेक्स? इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? No, sir. ऐसा होगा ये Diamond. डायमैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री कोई बता सकता है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp3 है ना, Right. टेट्राहेड्रल होगा इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं बच्चों। क्या होता है एग्जाम में, हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देंगे, 4 ऑप्शन या फिर 5 ऑप्शन, ऐसे जो भी रहेगा, बोलेंगे बताओ कौन सा मॉलिक्यूल जो है इसमें से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जो इस तरह से सॉल्व करके निकालना है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कौन सा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। तुम लोग को देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हमेशा स्पिन पेयरिंग कराएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड स्पिन पेयरिंग नहीं कराते। जैसा है उसी के आगे वाले जो एक्स्ट्रा एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होते हैं, पहले स्पिन पेयरिंग करा के थोड़ा जगह खाली करवाते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों NiCO4 का तो देख लिया हमने, अब NiCl4 का देखते हैं जरा। NiCl4, जैसे NiCl4 पे 2 माइनस चार्ज, इसका ज्योमेट्री, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं बच्चों। तुम लोग ट्राई करोगे क्या इसको? सॉल्व करोगे बच्चों, ट्राई करोगे? सेम जैसे ऊपर मेथड्स थे वही। बोलो भाई, करोगे तो बोलो, अदरवाइज मैं कर देता हूँ।
करना है ट्राई? एक मिनट। करो, ट्राई करो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। दूसरा स्टेप, उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और फिर उस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बना लो बच्चों, और देखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो बच्चों स्पिन पैरिंग करा देगा, लेकिन D4 से लेके D8 के बीच में अगर कॉन्फ़िगरेशन रहा तो ही स्पिन पैरिंग होगी। अगर D4 और D8 के बीच में नहीं है तो स्पिन पैरिंग नहीं होगी। जैसे D1, D2, D3, D9 और D10 में स्पिन पैरिंग नहीं होगी। स्पिन पैरिंग भी होगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और वो कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड नहीं है तो स्पिन पैरिंग मत कराना, उसके आगे बढ़ जाना बच्चों। यस, डू इट। और एकदम लास्ट में तुम लोग को बस लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं वहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, पूरा सॉल्व करो ना बच्चों। ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मुझे बतानी है, क्या ज्योमेट्री है क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एनआई का अगर तुम लोग देखो बच्चों, हमने ऊपर देखा भी एनआई का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, AR 3D8 4s2। एनआई का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D8 4s0। तो अब क्या करोगे, अब ब्लॉक डायग्राम बना लो उसका तुम लोग, ऑर्बिटल्स का D के ये 4 सब ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, राइट। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। अब जरा देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, 4 क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया होगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, हमारे मेटल के पास 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी बनेगा। जो बताओ, ये एक S है। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है बच्चों, ये भी बता दो जरा मेरे को। कहाँ पे दिख रहा है, वीक के रेंज में दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग के रेंज में दिख रहा है? वीक। वीक है, तो बच्चों वीक फील्ड लाइगेंड स्पिन पेयरिंग नहीं करवा पाते, यहाँ पे स्पिन पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये एनआई जो है बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ देगा। एस को बाहर से जो अनऑक्यूपाइड, जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनको लेना पड़ेगा। एक एस, एक पी ऑर्बिट, एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो एस से आ जा रहा है, और 3 जो चाहिए बच्चों, 3 और एम्प्टी ऑर्बिटल जो चाहिए वो 4th ऑर्बिट के
अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, अब उसको यूज करेंगे हम। 4s 4p। बच्चों इन लोग हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों, बताओ जरा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हुआ ना। तो अब इस sp3 में क्लोरीन अपने लोन पेयर्स को लाके डाल देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। बच्चों क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? ऊपर वाला वो भी लिख लेता हूँ साथ में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है बच्चों यहाँ पे? यस। बच्चों बताओ कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? बिल्कुल होगी बच्चों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसकी वजह से कितनी वैल्यू कितनी होगी म्यू की? म्यू का फॉर्मूला होता है 2 हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा, विच इज 2.848 bm, राइट। ज्योमेट्री की बात करते हैं बच्चों। ज्योमेट्री बताओ क्या होगी, कौन सी ज्योमेट्री होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। समझ में आया बच्चों कैसे हमने पता किया? और ट्राई करें बच्चों। यस, बोलो, एक और ट्राई करूं? चलो एक और ट्राई करते हैं बच्चों। इस बार ही लेना है अपने को, निकल का ही एक कॉम्प्लेक्स और बनाएंगे, NiCN4 माइनस। ट्राई करो बच्चों। CN कौन से टाइप का लाइगेंड है? वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड? बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर पे, बताओ मुझे जरा। 4 आ जा रहा है, राइट। चलो सॉल्व करके बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। आंसर आया बच्चों सबका? निकल का थर्ड कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों।
जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है बच्चों, बाकी सब तुम लोग कर सकते हो। साइनाइड बच्चों एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, -1 चार्ज होता है ना साइनाइड पे, तुम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में आसानी होगी। आ रहा है बच्चों निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2. +2, राइट। सॉल्व हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री बच्चों दोनों चीज बतानी है मुझे। इज डायमैग्नेटिक एज पर परास, गुड। बेटा ज्योमेट्री क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री हम लोग पता कर सकते हैं ना, SP2D मतलब स्क्वायर प्लेन है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वेरी गुड। तो बच्चों निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बच्चों? 3D8 4s0। इसका अगर तुम लोग डायग्राम बनाते हो क्या मिलेगा तुम लोग को? D8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, साइनाइड बच्चों एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो स्पिन पैरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा बच्चों बताओ? Yes sir, correct. स्पिन पैरिंग बिल्कुल हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे हो गया स्पिन पैरिंग, देख लो सारी कुछ साथ में ही करने जा रहा हूँ बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पिन पैरिंग हो जाएगा बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर आफ्टर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा आफ्टर स्पिन पैरिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये s ऑर्बिटल बच्चों, और p ऑर्बिटल भी है, लेकिन जितनी जरूरत है सिर्फ उतने ही वीकेंड ऑर्बिटल लेने हैं। याद रखना बच्चों, सबसे पहले अंदर के ऑर्बिटल से सिलेक्ट करने चाहोगे, जो अवेलेबल है वहीं से सिलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डी है बच्चों, और 4 मेरे को सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अगर मैं ये इतने ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लूं हो गया ना मेरा काम। मेरे को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए थे, 4 मिल गए। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ये 3D ऑर्बिटल है, 4s और 4p ऑर्बिटल के दो पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ऐसा बन जाएगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी बच्चों? 4 तो रह जाएंगे तुम्हारे 3D वाले वैसे के वैसे। सही बात है। 1 2, थोड़ा सा मैं पास में लिखता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और उसी तरह से बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे, और ये एक जो pz ऑर्बिटल है बच्चों 4pz, वो साइड में रहेगा ऐसे। ठीक है, क्या होगा बच्चों? ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, उनमें साइनाइड के इलेक्ट्रॉन जो हैं फिल हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। और तुम्हारा वो Mt4pz वैसे का वैसा साइड में रहेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस। Yes sir. तो बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है वो EsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। मेरा 2-3 सवाल है बच्चों इधर पे। पहली बात तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी बच्चों बताओ? डायमैग्नेटिक होगी क्या? Yes. क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही ना, नहीं क्या? sp3d क्यों बोल रहा है भाई राहुल? सारी तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया ना, तू जो बोल रहा है उसमें 5 हो गया, और अपने को सिर्फ 4 की जरूरत थी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 है। ज्योमेट्री की मैं बात करूं बच्चों, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी इसकी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, राइट। बच्चों अगर मैं पूछता हूँ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, फिर इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है, बच्चों बता सकते हो ये इनर है कि आउटर है? यस,
कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है बच्चों? अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है? बोलो। अंदर वाला इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स होगा। बच्चों तुम लोग देख रहे हो जो इनर कॉम्प्लेक्स बना है, क्या उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सारे पेयर्ड है ना? यस। और पेयर्ड है तो सब एक दूसरे का स्पिनिंग कैंसिल कर रहे हैं। इसके लिए इसको कौन सा और कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूं मैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस, सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। बस दूसरा मेटल ले रहा हूँ CuCl4 माइनस। सारे ट्राई करें और बताया मुझे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट और ज्योमेट्री इसकी। आई रिपीट, इनर कॉम्प्लेक्स। भाई राहुल, क्या हुआ है कि इसमें डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो अपना फोर्थ ऑर्बिट है, लेकिन डी ऑर्बिटल तो अंदर वाला पार्टिसिपेट किया। फोर्थ ऑर्बिट में भी तो डी ऑर्बिटल है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन अंदर वाला कर रहा है। जब कभी भी अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, उसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है? यस सर। निकेत को पैरामैग्नेटिक आ रहा है। कितना मैग्नेटिक मोमेंट है निकेत? यस, ठीक है। यस, वेरी गुड। मल्हार का आ गया, दिवांश का वैल्यू के साथ आ गया, बिल्कुल सही। आई होप सब लोगों ने अच्छे से किया होगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान देखते हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d9 4s0, राइट? यूजुअली कॉपर क्या होता है बच्चों? 3d10 4s1 होता है ना। इन 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, राइट? बच्चों अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें D9 है। D9 है तो बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड, क्या फर्क पड़ता है? स्पिन पैरिंग तो होगी ही नहीं, ठीक है? D8 तक का स्पिन पैरिंग होता है। यहाँ पे अपने को स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड एक्चुअली जरूरत नहीं है देखने का, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4s0 और E के भी ऑर्बिटल है, जरूरत पड़ेगी तो इनको भी यूज कर लेंगे हम लोग। तो जरूरत है बच्चों, तुम लोग देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 क्लोरीन लगे तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। और कौन से 4 आएंगे? S और P के आ जाएंगे।
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, राइट है। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा अपने पास और क्या है? ये ऑर्बिटल्स भी है। ठीक है, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा बच्चों, तब क्लोरीन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो और तुम लोग देख सकते हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और यहाँ पे तुम लोग को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मिल जा 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी बच्चों। तो ये तो था बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड लेता बच्चों, प्रोसेस सेम है, बस ये कि अब ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। चलो तुम लोग ट्राई करके बताओ पहले तो मुझे ये वाले का क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगा। सेकेंड, जस्ट अ मिनट। A4 FeCN6, तो क्या क्या चीजें बताओगे इसमें? तुम लोग बताओगे मुझको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तुम लोग मुझको बताओगे बच्चों इसमें इसका ज्योमेट्री क्या है, और कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये 4 चीजें मुझको पता जाननी है इसकी। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लाइगेंड आइडेंटिफाई कर लेना तुम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है बच्चों, तो मेंशन कर ही दिया मैंने। सारे सॉल्व करें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, सॉल्व कर लो। फिर एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे, पीवाई के सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तुम लोग का पूरा होमवर्क है बच्चों, ट्राई करोगे, सॉल्व करके लाओगे। कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 लिख लेना किधर तो। यस अनिकेत, यू आर राइट। एक चीज तूने बता दी, सारी चीजें बता दे भाई।
√6 आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दे राहुल। 4 नहीं, गलत। साइनाइड कौन सा लाइगेंड है बेटा, बता। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो स्पिन पेयरिंग होनी चाहिए ना। यस सर। वो करो स्पिन पेयरिंग। ज्योमेट्री मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मल्हार ने सही बता दिया, देवांश ने भी सही बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट दोनों नहीं बताया अभी तक बेटा। डायमैग्नेटिक है तो 0 बता दो ना मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, 0 होगा मैग्नेटिक मोमेंट। डायमैग्नेटिक है तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, 0 होगा, मेंशन कर देना। चलो बच्चों, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हो? क्या 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 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा क्या है? टाइप ऑफ में तुम बताओ मुझको। इनर अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि बाहर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इनर, हाँ सिर्फ इनर और आउटर हो। हाँ इनर इनर आउटर बताना होता है, और लो स्पिन की हाई स्पिन। देखो, अगर इनर कॉम्प्लेक्स है बेटा तो वो ऑटोमेटिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कि इनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्पिन पेयरिंग होना जरूरी, तभी तो अंदर वाला खाली होगा ना। स्पिन पेयरिंग होगा तो स्पिन तो कम हो ही जाएगा। जब तुम इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हो तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, ठीक है। ओके सर, समझ। तो Fe जो है बच्चों, यहाँ पे अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो, Fe का नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 3d6 4s2 होता है। लेकिन यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +2 कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, क्या आएगा? Ar 3d6 4s0, ठीक है, हो जाएगा। D6 कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है? 1 2 3 4 हो गया, मतलब 5 सब ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और एक ऐड रहेगा बच्चों। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4p भी है अपने पास, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, 4d भी है, उसको भी यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और हम जानते हैं D4 से D8 कॉन्फ़िगरेशन में स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली स्पिन पेयरिंग होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर पे पैर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर पे पैर हो जाएंगे बच्चों, और क्या मिल जाएगा अपने को? एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा मेरे को। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया S, ये हो गया बच्चों तुम लोग के। अपने को कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बच्चों? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है तुम लोग को? 6 दिख रहा है ना। 6 लाइगेंड जुड़े हैं तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। है मेरे पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल। ये 2 डी के हो गए, एक एस का हो गया, 3 पी का। ये सारे वेकेंट ऑर्बिटल बच्चों जब आपस में कंबाइन होंगे, मेरे को एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे जितने मेरे को चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी sp3 d2, या फिर d2 sp3 बोल सकते हो। d2 sp3 बोलना ज्यादा सही रहेगा बच्चों, क्योंकि डी ऑर्बिटल अंदर वाले हैं ना, तो अंदर की तरफ से डी बोलो। कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5, और सारे साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डंप कर देंगे बच्चों, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल एक भी नहीं दिख रहा होगा बच्चों, एक भी ऑर्बिटल में, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। डायमैग्नेटिक है तो बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। सॉरी, ज्योमेट्री क्या है? D2sp3 हो चाहे sp3d2, दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बच्चों इनर कॉम्प्लेक्स है, और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का स्पिन 0 ही है इसका। तो चलो भाई, समझ में आ गई बात? यस, किसी को कुछ डाउट बच्चों यहाँ पे? चलो एक और ट्राई करें, एक और देखें। लेट्स ट्राई अनदर।
हेक्सामाइन क्रोमियम 3+। सॉल्व करो बच्चों, बताओ। राशि को समझ में आ रहा है, अक्षत को समझ में आ रहा है बेटा, हीत नारी को समझ में आ रहा है, रिया, समी को, संस्कृति, शर्वरी, सुमित्रा, समझ में आ रहा है बेटा तुम लोगों को? यस, गुड। सॉल्व करो बच्चों, बताओ मुझे, आराम से सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप। ये आराम से करना है बच्चों, लेकिन एग्जाम तक का स्पीड बढ़ जानी चाहिए, इसके लिए इतनी प्रैक्टिस कराई जा रही है तुम लोग। ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं। आज हम लोग बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी मौका मिलता है तो देख लेंगे। यस, किसी का आंसर आया बच्चों? किसी का तो आया। फिराज का आ रहा है आंसर, पूरा एक साथ भेज दे फिराज। D3 कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ बच्चों, स्पिन पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। यस, गुड। और बता दे देवांश, एक और चीज बतानी है ना, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यस, यस, गुड। बच्चों इनर कॉम्प्लेक्स तो है ये, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चों तुम लोग इनर के साथ साथ हाई स्पिन मेंशन कर रहे हो। यहाँ पे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही काउंट होगा। जब कभी भी इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बोलेंगे हम लोग हमेशा। याद रखना 3D3 कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। 1 2 3 को
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मानते हैं, 4 से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा जरूरी नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आई मीन पैरिंग अप नहीं हो रही है, स्पिन पैरिंग नहीं हो रही है तो हम लोग उसको लो हाई स्पिन बोलेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। याद रखना 4 5 6 7 8 ऐसे जब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आई मीन 4 5 6 ही 4 और 5 ही पॉसिबल हो पाएंगे, और भी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोले। यहाँ पे ये पैरिंग अप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लो स्पिन सॉरी हाई स्पिन बोल रहे, ये लो स्पिन ही होगा। क्रोमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों? Ar3d5 होता है 4s1। यहाँ पे क्रोमियम 3+ है तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? Ar3d3 4s0, राइट। यहाँ पे स्पिन पैरिंग हो सकती थी लेकिन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि T2G एग्जैक्टली हाफ फील्ड है बच्चों, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा, इस वजह से पैरिंग अप नहीं हो पाती। यहाँ पे जब T2G के अंदर और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन T2G का जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो नहीं डिस्टर्ब होगा। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जो ये 2D और एक S और 3P आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अटेन हो जाएगी। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा बच्चों। क्रोमियम एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, राइट। और फिर सारे अमोनिया के लोन पेयर्स जो हैं डोनेट कर रहा है वो इधर आके सेटल हो जाएगा। मैग्नेटिक डेफिनेटली बच्चों पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 3 उसके करस्पॉन्डिंग मतलब कितने हो जाते हैं? √15 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बच्चों, √15 ही आएगा ना बच्चों। n ब्रैकेट n+2 होता है, 3 अनपेयर्ड है तो 3+2 विच इज √15 मतलब 4 थोड़ा कम मतलब 3.9 के अराउंड समथिंग ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। और ये तो था बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरी बात करो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स है और ये एक लो स्पिन ही कहलाएगा अभी भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों प्रीवियस ईयर्स के। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5 तो तुम लोग करोगे, ये देखना बच्चों ये सॉल्व किया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर बता दो मुझको। यस, कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाता है इसका आंसर। NiCO NiCN4 हमने 4 देखा था हमने बच्चों। NiCN में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। ऑप्शन डी हो जाता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम लोग। Magnetic moment of 1.73 Bohr magneton will be shown by one of the following। कौन इसमें से है जो मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 का शो करेगा? 1.732 का शो करने के लिए बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके तुम लोग को निकालना पड़ेगा। तो जैसे तो हमने अभी प्रैक्टिस कर ली है तो अपने को पता है, जैसे NiCN में तो एक भी अनपेयर्ड नहीं होता तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। TiCl4 में भी एक भी अनपेयर्ड नहीं होता तो यह तो आंसर नहीं होगा। दो ही हैं, दोनों को सॉल्व करके बता दो फटाफट बच्चों। ये कैलकुलेशन एकदम फटाक से हो जाना चाहिए दिमाग में।
4 आंसर्स मिल गए मुझको। गुड, चारों लोगों का सही है। इसका आंसर थर्ड वाला आता है बच्चों, सी वाला इसका राइट आंसर आता है। ठीक है, एक्चुअली ये एक स्पेशल टाइप का केस है बच्चों। ये तुम लोग अगर इसका, तुम लोगों ने आंसर निकाल दिया, तुम लोग को टाइप नहीं भी पता हो तो फिर भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें एक नई चीज ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D9 4S02 स्टेट में। तो तुम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हो तो ये मिल जाना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट। 3D9 में ये हो जाएगा, 4S में एक भी नहीं है और 4P में। तो बच्चों अगर तुम लोग देखते हो ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसमें तुम लोग बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बट एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली हगिंस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब भी इसको स्टडी किया मॉलिक्यूल, तो पता चला इसकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल एक्सपेक्टेड है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट एक्चुअली में मॉलिक्यूल sp2 और sp2d हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। जब भी डिटेल स्टडी किया तो हगिंस ने इसको सजेस्ट किया कि जरूर यहाँ पे एक एस, दो पी और एक आउटर वाला डी पार्टिसिपेट करता है इस वजह से। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यूजुअली ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है वो पहले ओवरलैप करेंगे, पहले हाइब्रिडाइज होने चाहिए। बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे ये जो है जेड जो है वो पार्टिसिपेट करने के बजाय आउटर ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इसको याद रखना बच्चों, इसमें ज्योमेट्री होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2d और इसलिए ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड थी टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअली होता है बच्चों इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बेसिस पे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज बताई। ऑल्दो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे मैग्नेटिक मोमेंट ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहेगा, इसलिए हम लोगों ने आंसर इसका सॉल्व कर पाया। ठीक है, इसका सॉल्व करोगे तो बच्चों इसमें नहीं आता है, तो आंसर इसका सी वाला ही रहेगा। तो एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, फिर और थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक अ कॉम्प्लेक्स COF6 तो फ्लोरीन कौन से टाइप का लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? बताओ। वीक। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। वीक फील्ड है तो पता है तो सॉल्व कर लो। सारी चीजें बतानी है, वो 4 चीजें जो मैं पूछा था।
हो गया बच्चों सॉल्व? बेटा सब लोग ट्राई कर रहे हो ना? कुणाल हो रहा है सॉल्व? सभी का सॉल्व हो रहा है? सिद्धेश, आज सिद्धेश से मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। देवांश, स्क्वायर बाय पिरामिडल कितना लाइगेंड होता है तो आता है? नहीं सर, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। हाँ, सिद्धेश को समझ रहा है सब कुछ? चलो बच्चों, इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। देखो, मेजर क्वेश्चन तुम लोग के जो बनते हैं जेई में, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड ही बनते हैं। तो ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो नहीं आएगा अनिकेत। क्लोरीन एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो अनिकेत स्पिन पेयरिंग तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? और देवांश, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा? सोच के बता थोड़ा। सर मुझे उसमें ही डाउट है, मतलब अगर डी ऑर्बिटल दूसरा यूज हो रहा है तो मतलब वो आउटर आउटर। मोस्ट, भाई डाउट क्या है? देख, अगर तेरा फोर्थ ऑर्बिट 4s पार्टिसिपेट करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ वाला है। अगर 3D उसमें गया तो इनर वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर ओके 4s ओके है तो सर। 4D जा रहा है, तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? और आउटर कॉम्प्लेक्स हमेशा एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता यस सर, तो आउटर ही होगा, समझा सर। है। अनिकेत, तेरे को समझ में आया ना? यस सर। CO3+ है, कोबाल्ट। यस, यस, कोबाल्ट है बच्चों। कोबाल्ट 3+ में क्या हो जाता है? एस 3D6 हो जाता है, राइट? सही है। D6 और 4s जीरो है बच्चों। 4p भी है लेकिन जीरो है, 4d भी है और जीरो है। जरूरत पड़ेगी तो इनको यूज करेंगे हम लोग बच्चों। तो फ्लोरीन क्योंकि एक वीक फील्ड लाइगेंड है बच्चों, स्पिन पेयरिंग तो करवाएगा नहीं है, ठीक है? ये एक, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 इलेक्ट्रॉन। स्पिन पेयरिंग तो होने वाली नहीं है बच्चों यहाँ पे। 4 स्पिन पेयरिंग नहीं होगी तो वेकेंट ऑर्बिटल अंदर वाले तो नहीं है, के अंदर वाले ऑर्बिटल खाली नहीं है बिल्कुल। कहाँ के डी ऑर्बिटल को लेना अपने को? 6 वेकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से लाऊं बच्चों मैं? 4 से ले लो, 4p से तुम लोग को 3 मिल जाएंगे, तो टोटल 4 हो गए। 4d से कितना बोरो करना पड़ेगा बच्चों, बताओ मुझे जरा। की जरूरत है सिर्फ 4d से 2 की ही जरूरत है ना, ये नहीं? 4s, 4p और 4d बच्चों, इस बार जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा यहाँ पे। आउटर कॉम्प्लेक्स हमेशा एक हाई स्पिन होता है। तो 6 तुम लोग को डी ऑर्बिटल, 6 तुम लोग को sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, और सब में ही फ्लोरीन के जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो जाएंगे। तुम लोग देख सकते हो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम लोग को मिल जाएगा बच्चों 24 का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.9 के अराउंड, ठीक है? ऐसे ही रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 के अराउंड मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि डी ऑर्बिटल आउटर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये एक आउटर कॉम्प्लेक्स है। और इसमें नंबर ऑफ स्पिन पेयरिंग नहीं हुआ बच्चों, इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है काफी ज्यादा है, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा।
ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है इसमें, sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया है और वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सभी को मिल गया बच्चों क्वेश्चन? देखो IEEE 2004 का क्वेश्चन बच्चों, सब लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस ट्राई करेंगे बच्चों इसको सॉल्व करना। सारे ट्राई करें प्लीज। तुम लोग को 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, मैंगनीज टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइडो मैंगनीज, टेट्राक्लोराइडो कोबाल्टेट है, हेक्सासाइनो और साइनेटो रेट है। ठीक है, तो तीनों में से बताना है कि किसका मैग्नेटिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम, ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। इंडिविजुअल तीनों को सॉल्व कर डालोगे तो तुम लोग का आसान होगा बच्चों, ऑप्शन वाइज एक एक मत करते बैठो, तीनों का सॉल्व करके फिर कंपेयर कर लो। नहीं है, हर ऑप्शन में तीन रिपीट कर रहे होंगे। ऑप्शन ए सही आ रहा है? कितना कितना आ रहा है देवांश वैल्यू? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दे, हम सॉल्व कर लेंगे वैसे। सर मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, कोबाल्ट में 3 है, और आयन वाले कॉम्प्लेक्स में 0 होगा। 0 आ रहे हैं। ये सब तो स्पिन पैरिंग करने के बाद कर रहा है कि स्पिन पैरिंग होगा ही नहीं? सर कोबाल्ट और मैंगनीज में तो स्पिन पेयरिंग नहीं होगा, आयन में स्पिन पेयरिंग होगा। और होने के बाद 0 बच जा रहे हैं, राइट। हाँ सर। तो बेटा सब लोगों को समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा है उसका आंसर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को कहाँ पे मिल जाते हैं? मैंगनीज वाले कॉम्प्लेक्स में मिल जाते हैं। इसके लिए आंसर उसका वो हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। सब लोगों को क्लियर है ना बच्चों? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है उसमें? MnCl4 में बच्चों स्पिन पैरिंग नहीं होगी क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे +2 आ रहा है। मैंगनीज +2 में बच्चों 3d7 होता है, और d7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोबाल्ट वाला जो है उसमें +2 अगेन, कोबाल्ट +2 में बच्चों CO2 प्लस में D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, सर राइट? मैंगनीज में 3d5 होगा ना? 3d5 होगा, सॉरी 5 होगा, 5 अनपेयर्ड होंगे। D7 कॉन्फ़िगरेशन आता है ना कोबाल्ट में, इसमें भी कितने आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 आ जाते हैं। ठीक है, और Fe वाले में, Fe यहाँ पे एक्चुअली +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d6। लेकिन बच्चों D6 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से स्पिन पैरिंग हो जाएगी उनकी, और स्पिन पैरिंग होने की वजह से जो D6 है बच्चों वो इस तरह से अरेंज कर लेंगे अपने आप को ऐसे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे ट्राई कर रहे होंगे आई गेस।
Which of the following complex is an outer orbital complex or outer complex? सॉल्व करके देखोगे तो मिल जाएगा बच्चों। इसमें आउटर ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, उसको वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। दिवांश बोल रहा है ऑप्शन बी है। बाकी के बच्चे जरा चेक करें, क्रॉस चेक कर लो एक बार ऑप्शन बी वाला, क्या वही आंसर है? निकल दिया है बच्चों, और उसको 6 अमोनिया लगे हुए हैं, प्लस चार्ज है। यहाँ पे निकल का क्लियरली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बिकॉज NH3 जो है वो तो एक न्यूट्रल लाइगेंड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D8 4s0, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ये D8 कॉन्फ़िगरेशन में। अमोनिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 कहां से मैं फिल कर रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों बताओ? D8 है। अब देखो, अगर तुम लोग इसका स्पिन पैरिंग करने जाओगे स्ट्रॉन्ग की वजह से, एक स्पिन पैरिंग करके सफिशिएंट डी ऑर्बिटल नहीं हो रहा है, तो बच्चों एक बार स्पिन पैरिंग करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्पिन पैरिंग जो है यहाँ पे नहीं हो पा रही है, आई मीन क्योंकि स्पिन पैरिंग से अपने को सफिशिएंट डी ऑर्बिटल नहीं ऑब्टेन हो पा रहे हैं, स्पिन पैरिंग का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, स्पिन पैरिंग अवॉइड हो जाएगा यहाँ पे। और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अपने को? डी ऑर्बिटल आउटर वाले ऑर्बिट से आ जाएंगे। एक एस यहाँ पे आ जा रहा है 3p और 2d आउटर वाले में, और यहाँ पे लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d2 होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिकॉज आउटर वाला डी ऑर्बिटल है बच्चों। यहाँ पे आउटर कॉम्प्लेक्स क्यों बना? आउटर वाले डी ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट किया? अंदर वाले में स्पिन पैरिंग हो रही थी, तो एक स्पिन पैरिंग से सफिशिएंट डी ऑर्बिटल अपने को नहीं मिल रहे थे, इसके लिए एक डी ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों कभी भी एक अंदर का आ जाए और एक बाहर का आ जाए, अगर आएगा तो सिर्फ अंदर का ही आएगा, नहीं तो बाहर का ही आएगा सिर्फ। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, DsP3d ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, या फिर तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। तो बच्चों अंदर से तो 2 डी ऑर्बिटल मिलने नामुमकिन थे, इसके लिए हमको बाहर से उठा लेना है सिर्फ 2 डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए हमने ले लिया, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली होगी, और क्योंकि आउटर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए आउटर कॉम्प्लेक्स मिलेगा हम लोग को यहाँ। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस भाई बोलो, एक और यस प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, AIEEE 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखना बच्चों, which of the following cyanocomplex will exhibit lowest paramagnetic behavior? चार दे रखे हैं, सबसे लोवेस्ट किसमें होगा?
यस, कितना टाइम लगा बच्चों? सॉल्व करो जरा फटाफट। चलो, एक आंसर आ गया। राज का आंसर डी आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? मैग्नेटिक बिहेवियर वहां पे कितना आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? भाई सब में स्पिन पेयरिंग तो होगी, इतनी तो पक्की बात है। कितना आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, क्योंकि सब में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो स्पिन पेयरिंग अगर पॉसिबल है, D4 टू D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्पिन पेयरिंग हो जाएगी। राज का कितना आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? गुड। चलो बच्चों, सॉल्व कर लें इसको हम लोग। जो क्वेश्चन सेंड किया था प्रीवियस वाला, CrCN6 है बच्चों, और उसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है, तो Cr पे 3 प्लस चार्ज होगा। क्रोमियम होता है बच्चों 3d5 4s1, लेकिन 3 प्लस स्टेट में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और 3d3 में तो पेयरिंग नहीं होता बच्चों, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। वैसे Mn3+ है बच्चों, तो Mn में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, राइट? लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ना, 3d4 में स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है, और एक ही बार पॉसिबल है बच्चों। जस्ट अ मोमेंट। एक बार भी, दो बार भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। जितने वेकेंट चाहिए सिर्फ उतना ही पॉसिबल है बच्चों। एक बार अगर हो जाता है तो सफिशिएंट वेकेंट ऑर्बिटल अपने को मिल जाएंगे। एक ही बार होगा स्पिन पेयरिंग इसमें, 1 2 3 4, क्योंकि 2d चाहिए रहते हैं बच्चों, 2d मिल जाएगा अपने को यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मैंगनीज वाले में। Fe वाले में कितना आ जाते हैं? Fe3+ है, Fe3+ मतलब 3d6 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बच्चों। 3d5 में स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है, और कितने बार पॉसिबल हो सकती है? 2 बार हो सकती है, क्योंकि 2 वेकेंट मिल जाएंगे फिर। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है Fe वाले में। और COC3 3+ मतलब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, और D6 है तो तीनों पैर हो जाएंगे, 0 बन जाएगा बच्चों। याद रखना, क्रोमियम में 3 मिल रहे थे, मैंगनीज वाले में 2 मिल रहे हैं, आयन वाले में 1 मिल रहे हैं, और कोबाल्ट वाले में 0 मिल रहा है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कोबाल्ट का होगा। क्या बात समझ में आई सभी को बच्चों? यस सर। चलो, याद रखना, जितनी जरूरत होगी उतनी ही स्पिन पेयरिंग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑफलाइन एग्जाम में। कोई तो दो कॉम्प्लेक्स का पेयर है बच्चों जिसका सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, बताओ कौन सा है वो? H2O बच्चों, इसको कैसे ट्रीट करोगे तुम लोग? एक वीक फील्ड लाइगेंड लोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लोगे? वीक फील्ड ऐसा ही लेके सॉल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, बॉर्डर लाइन वाला वीक वीक साइड में ही आएगा। H2O एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो उसमें स्पिन पेयरिंग नहीं होगी।
आंसर मिला किसी को बच्चों? बेटा कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को सॉल्व करने में? इसका तो आंसर इजी था। पहला मॉलिक्यूल क्या दे रखा है अपने को? पहला पैर देखो, क्रोमियम है, H2O है। यस, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आ जाएगा, राइट। एक वीक फील्ड लाइगेंड है, क्रोमियम 2+ चार्ज है। क्रोमियम क्या होता है भाई? 3D5 4S1 +2 चार्ज है बच्चों। वाटर एक न्यूट्रल लाइगेंड है, तो 3D4 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 2+ में। और Fe वाला जो है बच्चों पहले वाले में, उसमें भी 2+ चार्ज है, तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, 4S0 हो जाएगा 2+ स्टेट में। तो इसमें 4 अनपेयर्ड हैं, और D6 में भी बच्चों 4 ही अनपेयर्ड हैं। अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक पेयर हो गया है ना, तो 4 अनपेयर्ड हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो सेम ही होगा। पहला वाला राइट आंसर मेरे को दिख जाता है। दूसरे तीसरे यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है, तो एक ही राइट आंसर है अपना ए वाला। बात समझ में आ रही है बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं? तो जेई लेवल में इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग को पूछे जा सकते हैं, और आसानी से क्रैक भी कर सकते हो तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से और देखते हैं, एक और 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। तो ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है बच्चों। थोड़े बहुत आईयूपीएसी नेम के भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वाटर के लाइगेंड की बात हो रही थी, तो एक वाटर के लाइगेंड वाला ही क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सभी को स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? सभी को ये रहा एक क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हाँ सर। ये लो अप्रोप्रिएट साइज में सॉल्व करो जरा एक क्वेश्चन। पहले बता दो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आए पूरा होमवर्क है तुम लोग का, और सारे डुएबल क्वेश्चन है। सर कौन सा आपने बोला? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5 ओके सर। सारा एकदम आसान है, अगर तुम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और प्रैक्टिस करने वाले एग्जांपल समझ में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब मेटल का ऑलरेडी दे रखा है, और तुम लोग को पता है वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड है। तो डायरेक्ट आंसर बताओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? यस, गुड, देवांश का आंसर आ गया। बाकी लोग? गुड राहुल, राज भी आंसर ला दिया। जो अपने को पूछ रखा है कि यहाँ पे इसका मिनिमम मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, तो भाई सबका ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे Mn का, Cr का कितना है भाई? D4 कॉन्फ़िगरेशन है। Fe का D6 कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट का बच्चों D7 कॉन्फ़िगरेशन है। और क्रोमियम का D4 था ना। मैंगनीज का D5 कॉन्फ़िगरेशन है।
यहाँ पे सबसे ज्यादा अनपैड है, 5 अनपैड है, यहाँ पे 4 अनपैड है, यहाँ पे भी 4 अनपैड है, जबकि यहाँ पे 3 ही अनपैड है बच्चों। तो 3 अनपैड है तो यही होगा ना आंसर। यहाँ पे तो स्पिन पेयरिंग भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका यही हो जाता है, क्योंकि वीक फील्ड लाइगेंड है ना वाटर, ये इसका आंसर हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5 पूरा करके आना है, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है तुम लोग के बुक मॉड्यूल में भी मिल जाएगी, उसको पूरा याद रख करके आना है कौन किस ऑर्डर में है। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? यस बच्चों sir. एक थियरी बच जाती है, 2 इफेक्ट बच जाते हैं, और एप्लीकेशन बच जाता है इस चैप्टर का। विल ट्राई टू फिनिश दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो वो इसके साथ हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो जो होमवर्क दिया करके आओ बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो। हैव अ Thank you, नाइस डे, sir. बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.